नमस्कार, मैं रेनू प्रीति। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। अतीक अहमद की कहानी के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में अतीक के भाई अशरफ के कई कारनामे, मदरसा कांड और राजू पाल की हत्या शामिल है। पहले, दूसरे और तीसरे एपिसोड में हमने आपको अतीक अहमद के शुरुआती जीवन, चांद बाबा का खौफ, चांद बाबा की हत्या, अतीक के आतंक की शुरुआत और उसके राजनीति में कदम रखने और रेलवे स्क्रैप बंद होने तक की कहानी को विस्तार से बताया था। अब कहानी इससे आगे। इलाहाबाद शहर पश्चिमी से लगातार 4 बार विधायक चुने जाने के बाद समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद के हनक और प्रभाव का इस्तेमाल अपने पक्ष में मुसलमानों के लिए करना शुरू कर दिया। क्योंकि मुसलमानों के वोट की दावेदारी बसपा की भी थी, इसलिए प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, कानपुर, फतेहपुर में अतीक अहमद को सक्रिय किया गया। इसी समय काल में अशरफ के बदनाम किस्से भी जनता के सामने आने लगे और अतीक अहमद के दामन में अशरफ की कारनामों के दाग लगने लगे। जिस गलत काम से अतीक अहमद सदैव बचते रहे, उसे अशरफ धड़ल्ले से करता चला गया। अशरफ की बैठकबाजी सिविल लाइंस जैसे पॉश एरिया में होती थी। इसके पहले एक घटना और हुई जब 1996 में 22 साल के अशरफ अपनी कार से दोस्तों के साथ सिविल लाइंस में जा रहे थे कि अचानक कार में ब्रेक लगा और पीछे आ रही कार ने अशरफ की कार में टक्कर मार दी। पीछे की ये कार इलाहाबाद के एक बड़े व्यापारी राजेश साहू की थी। अशरफ और राजेश साहू के बीच इसी टक्कर को लेकर काफी तीखी बहस हुई। कहा जाता है कि हाथापाई भी हुई थी। राजेश साहू को जब पता चला कि जिससे उनकी हाथापाई हुई वो अतीक अहमद के भाई अशरफ हैं, तो वो बिना विलंब किए अतीक अहमद के ऑफिस जाकर अनजाने में हुई इस घटना के लिए अतीक अहमद से माफी मांगने लगे। लोगों का कहना है कि हाथ जोड़कर राजेश साहू अतीक अहमद से माफी मांगते रहे और अंत में अतीक अहमद ने कहा कि चलो ठीक है, पर तुम बड़ी गलती कर डाले हो, लेकिन जाओ और आगे से सही रहना। तब की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार माफी मांगकर राजेश साहू अतीक अहमद के ऑफिस से बाहर निकलकर कुछ दूर चले ही थे कि उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। सीधा आरोप अशरफ पर लगा, पर ठीक उसी दिन और उसी समय अशरफ की चंदौली में अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तारी दिखा दी गई। बाद में चर्चा हुई कि उस थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष अतीक अहमद के रिश्तेदार मंसूर अहमद काजी थे। इस मामले में अतीक अहमद, उनके पिता फिरोज अहमद और अशरफ नामजद हुए। सभी गिरफ्तार हुए, फिर जमानत पर रिहा हो गए। ये मामला अभी तक कहां पहुंचा, कुछ खबर नहीं। कम उम्र में ही अशरफ के ऊपर ऐसे आरोप के बाद कुछ दिन तक तो अशरफ खामोश थे, लेकिन 5 से 6 साल बाद वो भी भाई की छत्र छाया में रंग दिखाने लगे। उनके कर्म उनके दोस्तों के साथ निचले स्तर के थे। ऐसी चर्चाएं थी कि सिविल लाइंस में बैठकर वो तमाम तरह की आवारागर्दी और बदनामी वाले काम करने लगे। इसमें इलाहाबाद के एक नामी प्रतिष्ठान का मामला बहुत हाईलाइट हुआ और वो पूरा सिंधी परिवार अपनी बेटी के साथ इलाहाबाद छोड़कर चला गया। कुछ लोगों ने इसकी शिकायत अतीक अहमद से भी की, लेकिन अतीक अहमद अपने भाई के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे और अशरफ की हरकतें बढ़ती चली गई। उनके छेड़छाड़ और इसी तरह के तमाम कामों की शिकायतों पर अतीक अहमद चुप्पी साध लेते या शिकायत करने वाले को ही डांट देते। इलाहाबाद में हर कोई जानने लगा कि अशरफ अपने बड़े भाई अतीक अहमद की सबसे बड़ी कमजोरी है। अतीक अहमद ने अपनी रॉबिन हुड की छवि जो पिछले 15 से 20 सालों में बनाई थी, उस पर अशरफ की हरकतों के कारण वो छवि खराब होने लगी। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी से अतीक अहमद की कुछ खटपट हुई। ऐसी अपुष्ट खबरें आई कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए मुलायम सिंह यादव पर दबाव डाल रहे थे, जिसे नहीं माना गया। अतीक अहमद 1999 में समाजवादी पार्टी छोड़कर पटेल लोगों की पार्टी अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष बन गए और अपना दल के टिकट पर इलाहाबाद पश्चिमी से लगातार 5वीं बार जीत दर्ज कर विधायक बने।
चुनाव के पहले अतीक अहमद के मुलायम सिंह यादव से खटके रिश्ते सत्ता के समीकरण में फिर सहज हो गए। मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनने के लिए संख्या बल चाहिए था और अतीक अहमद फिर फिट बैठ गए और मुलायम सिंह यादव की सरकार को समर्थन दे दिया। ठीक 2 साल बाद हुए 2004 के लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद अब फूलपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद चुने गए तो उन्होंने इलाहाबाद पश्चिमी सीट से विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। 2004 में यूपीए की सरकार बनते ही रेलवे से स्क्रैप खरीद का काम तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव द्वारा बंद कर दिया गया। तब तक अतीक अहमद अपना खर्च बहुत बढ़ा चुके थे। तमाम दशहरे, मुहर्रम में और तमाम जगहों और लोगों को चंदा देने से लेकर गरीब लड़कियों की शादी और पढ़ाई, उनके काफिले में चलते दर्जनों महंगी कारों और सैकड़ों असलहाधारी लोगों के कारण अतीक अहमद का खर्च बेतहाशा बढ़ गया और स्क्रैप का काम बंद होने से आमदनी शून्य हो गई। इधर साथ ही साथ स्क्रैप का काम बंद होने के बाद उन्होंने नए कारोबार की तरफ कदम बढ़ाया तो उनकी छत्र छाया में जमीन का काम कर रहे उनके लोग ही उनकी जद में आ गए और लोगों के अनुसार अशरफ ने आगे बढ़कर उनके जमीन के कारोबार में ये कहकर अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया कि ये कारोबार भाई के नाम पर ही आप लोग करते हैं। फिर पहले अशरफ और उसके बाद अतीक अहमद जमीन के कारोबार में पूरी तरह उतर गए। यहीं से उनकी जनता के बीच छवि बदलनी शुरू हो गई। इलाहाबाद में उनके लोगों द्वारा हर जमीन या मकान की खरीद फरोख्त में उन्होंने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। विवादित झगड़े या किराएदारी की पुरानी बिल्डिंग औने पौने दामों में खरीदनी शुरू कर दी। ऐसी जमीन जो किसी और के नाम की थी उसे कब्जा कर अतीक अहमद अपनी जमीन बताकर औने पौने दामों में बेचने लगे। जो किराएदार सीलिंग एक्ट में 50-50 साल से मुकदमा लड़ रहे थे वो अतीक अहमद द्वारा प्रॉपर्टी खरीदने की सूचना मिलते ही खाली करके चले जाते। जमीन के कारोबार में अतीक और अशरफ ने अपनी दबंगई के सहारे अंधाधुंध खेल खेला और अलीना सिटी और अहमद सिटी नामक हाउसिंग सोसाइटी बनाकर लोगों को प्लॉट बेचने लगे। इधर इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र का परिसीमन हुआ और पश्चिमी सीट के मुस्लिम बाहुल्य इलाके काट काट कर बगल के इलाहाबाद दक्षिणी विधानसभा और चावल विधानसभा में जोड़ दिए गए और हिंदू बहुल क्षेत्रों को पश्चिमी सीट से जोड़ दिया गया। इलाहाबाद पश्चिमी सीट का वो समीकरण उलट पलट गया जिसके कारण अतीक अहमद 5 बार लगातार विधायक चुने गए। खाली हुई इलाहाबाद पश्चिमी सीट पर उपचुनाव हुआ और अतीक अहमद ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके अपने भाई अशरफ को समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बना दिया, जबकि समाजवादी पार्टी की स्थानीय इकाई गोपाल दास यादव को उम्मीदवार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाई हुई थी, पर अतीक अहमद के आगे किसी की एक ना चली। यही गलती अतीक अहमद के लिए काल बन गई। बसपा ने पिछले चुनाव में एक नारा दिया था, चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, और फिर मायावती ने अतीक अहमद के भाई अशरफ के खिलाफ उस समय इलाहाबाद के हिस्ट्री शीटर नंबर 1 और पुलिस की जारी लिस्ट में नंबर 1 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल राजू पाल को टिकट दे दिया। इलाहाबाद के तराई क्षेत्र में आतंक का प्राय बने राजू पाल को तब इलाहाबाद के लोगों ने पहली बार देखा जब वो जुलूस के साथ नामांकन करने जा रहे थे। खैर, चुनाव में भाजपा ने अघोषित रूप से अंदर ही अंदर बसपा को समर्थन कर दिया और परिसीमन से गड़बड़ाए समीकरण के कारण अशरफ शहर पश्चिमी से चुनाव हार गए और पुलिस के डर से भागे भागे फिर रहे इनामी हिस्ट्री शीटर राजू पाल विधायक बन गए। कहते हैं कि अशरफ हारने के बाद अतीक के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोया और अतीक ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा था, तुम्हें विधायक बनवा कर रहूंगा। राजू पाल विधायक बनने के बाद वो अतीक अहमद के साम्राज्य को चुनौती देने लगे। कभी नगर निगम की ठेकेदारी तो कभी किसी जमीन पर अधिकार को लेकर राजू पाल की दबंगई लगातार दिखाई देने लगी। तभी 25 जनवरी 2005 को एक बार फिर इलाहाबाद शहर दहल गया। नवनिर्वाचित विधायक राजू पाल की कार पर सुलेम सराय में
नीवा मोड़ पर धुएंधार फायरिंग की गई और तब समाचार पत्रों में छपी खबरों के अनुसार हमलावरों ने राजू पाल को गोली लगने के बाद जब उन्हें अस्पताल लेकर ले जाया जा रहा था, तब घटनास्थल से स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज तक करीब 5 किलोमीटर तक उनको गोलियां ही गोलियां मारी गई। अस्पताल में स्ट्रेचर पर लाद कर जब ले जाया जा रहा था, तब हमलावरों ने उनके ऊपर फायरिंग की और सीने में तमाम गोलियां उतार दी। राजू पाल की हत्या कर दी गई और फिर प्रशासन ने उनके शव को उनके परिवार को न देकर आनन फानन में आधी रात को अंतिम संस्कार कर दिया। इस हत्याकांड में अतीक अहमद, अशरफ और उनके लोगों का नाम आया। मुलायम सिंह यादव की सरकार में पावरफुल अतीक अहमद और अशरफ गिरफ्तारी से बचते रहे। राजू पाल की हत्या के बाद इलाहाबाद पश्चिमी सीट पर एक बार फिर चुनाव हुआ। अशरफ बदनामी के उच्च स्तर पर थे। पार्टी और लोगों ने अतीक अहमद से अपनी पत्नी को विधानसभा उपचुनाव में उतारने का सुझाव दिया, मगर अतीक अहमद नहीं माने। ये चुनाव अशरफ और राजू पाल की विधवा पत्नी पूजा पाल के बीच हुआ और सत्ता के सहारे अशरफ चुनाव जीतकर विधायक बन गए। इसी के साथ करेली के लखनपुर गांव में सन 2005 में अतीक अहमद ने हाईटेक टाउनशिप बसाने की योजना शुरू की थी। अलीना सिटी और अहमद सिटी के नाम से इस प्रोजेक्ट के लिए 700 बीघा जमीन ली गई, जिसमें आरोप लगा कि किसानों की जमीनों को अतीक अहमद ने डरा धमका कर औने पौने दाम में खरीद लिया। आए दिन अतीक अहमद और अशरफ द्वारा कहीं कब्जे की खबर तो कहीं जबरन बेनामे की खबरें आने लगी, जिसमें ज्यादातर नाम अशरफ का ही सामने आता था। दाग अतीक अहमद के दामन में लगते थे। जमीन के कारोबार में उतरने के बाद अतीक अहमद की छवि पूरी तरह बदलने लगी और लोग डरने लगे कि उनकी जमीन या संपत्ति पर अशरफ और अतीक की नजर न पड़ जाए। ये मुलायम सिंह यादव की सरकार का समय था। सत्ता और प्रशासन को उंगलियों पर नचाते अतीक अहमद और अशरफ जमीन के कारोबार के दलदल में उतरते चले गए। सत्ता का सहारा लेकर अशरफ हर वो काम करने लगे जिससे अतीक अहमद ने 17 से 18 साल तक खुद को बचाए रखा था। और फिर 17 जनवरी 2007 में कड़ाके की ठंड में इलाहाबाद फिर दहल गया और उस रात जो हुआ उसने अतीक अहमद की आन बान शान सबको हवा में उड़ा दिया। इलाहाबाद शहर के इतिहास में ये रात शायद सबसे काली रातों में से एक मानी जाएगी। करेली के बाहरी इलाके महमूदाबाद में एक सुनसान इलाके में एक मदरसा स्थित था। ये मदरसा अतीक अहमद के सजातीय लोगों के गांव से घिरा था। इलाहाबाद और आसपास के गरीब घरों की तमाम लड़कियां इसमें पढ़ाई करती थी। मदरसे में लड़कियों का हॉस्टल भी था। 17 जनवरी देर रात हॉस्टल के दरवाजे पर दस्तक हुई। अमूमन देर रात हॉस्टल में कोई नहीं आता था। अंदर से पूछा गया तो धमकी भरे अंदाज में तुरंत दरवाजा खोलने को कहा। दरवाजा खोला गया तो सामने 3 बंदूकधारी खड़े थे। तीनों अंदर घुसे। लड़कियां एक हॉल में सोती थी। वे सीधे वहीं पहुंच गए। धमकी और गाली गलौज के साथ लड़कियों से कहा गया कि वे नकाब खोल दें। सामने मौत खड़ी थी। बेबस लड़कियों के सामने और कोई चारा ही नहीं था। बंदूकधारी दरिंदों ने उनमें से 2 नाबालिग लड़कियों को चुना और अपने साथ लेकर चले गए। लड़कियां हैवानों के पैरों में गिर गई, रहम की भीख मांगने लगी, लेकिन शैतानों का दिल नहीं पसीजा। वे दोनों लड़कियों को उठा कर ले गए। बाहर उनके साथ 2 लोग और शामिल हो गए। कुल 5 लोगों ने आगे नदी के किनारे दोनों लड़कियों के साथ कई बार दुष्कर्म किया। दोनों लड़कियों को सुबह होने से पहले लहूलुहान हालत में मदरसे के दरवाजे पर फेंक बदमाश भाग निकले। इस घटना ने प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार बैकफुट पर आ गई। अगले दिन इस शर्मनाक कांड को छिपाने की पुरजोर कोशिश की गई। पुलिस ने सिर्फ छेड़खानी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और 5 रिक्शे वाले और एक दर्जी का काम करने वाले को गिरफ्तार करके बंद कर दिया। लेकिन घटना सुर्खियों में आने के 2 दिन बाद गैंगरेप समेत संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। क्षेत्र में हर कोई समझ रहा था कि ये क्या हो रहा है, मगर अतीक अहमद के सामने बोलने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी।
ये पहली घटना थी जिसमें अतीक अहमद ने अपने ही लोगों का मान सम्मान और समर्थन खो दिया, और जिस क्षेत्र के लोग अतीक अहमद को तमाम आरोपों के बावजूद अपना मसीहा मानते थे, वो मदरसा कांड के कारण अतीक अहमद से दूर होने लगे। चूंकि मदरसा इलाहाबाद के एक प्रख्यात मौलाना का था जिनका तबलीग में अच्छा खासा असर था। क्षेत्र के सभी मदरसा संचालक और मौलानाओं ने इस कांड को लेकर क्षेत्र के सबसे नामी पालकी मैरिज हॉल में एक बैठक की। होने वाली इस बैठक को सुनकर सांसद अतीक अहमद भी वहां पहुंच गए। सारे मदरसा संचालकों ने अतीक अहमद को बहुत बुरा भला कहा और उनसे करेली के थानाध्यक्ष को स्थानांतरित करने की मांग भी की, जिससे सांसद अतीक अहमद ने गुस्से में ये कहते हुए ठुकरा दिया कि जिसे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। एसओ राजेश कुमार सिंह मेरा छोटा भाई है, वो नहीं हटेगा, और बैठक से गुस्से में उठकर वो चले गए। अतीक अहमद के इस रवैये ने पूरे विधानसभा क्षेत्र में मदरसा कांड को लेकर अतीक और अशरफ पर संदेह और गहरा दिया। जिन लोगों को इस आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया, उन्हें बाद में अदालत से राहत मिल गई। उन लोगों ने पुलिस पर फंसाने का आरोप लगाते हुए घटना में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। मामले ने तूल पकड़ा और एसओ राजेश कुमार सिंह और अतीक के बीच सांठ-गांठ की खबरों के बीच तत्कालीन एसएसपी बीडी पॉल्सन ने एसओ राजेश सिंह को सस्पेंड कर दिया। राजेश पर आरोप था कि गैंगरेप की सूचना देने के बाद भी उन्होंने पहली एफआईआर सिर्फ छेड़खानी की ही दर्ज की थी। 2007 विधानसभा चुनाव होने की घोषणा होने ही वाली थी और इसी मदरसे में तब मायावती आई और उन्होंने घोषणा की कि आने वाले चुनाव में उनकी सरकार बनी तब मदरसा कांड की सीबीआई जांच कराई जाएगी। भारी दबाव के बीच समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपने तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अहमद हसन को मदरसे भेजा, जहां उन्होंने पीड़ितों को 5-5 लाख मुआवजा देने की कोशिश की। लेकिन अतीक अहमद की मौजूदगी में जनता ने इसका भारी विरोध किया और पीड़ितों के परिजनों से पैसे न लेने के लिए कहा और पीड़ितों के परिजनों ने पैसे लेने से मना कर दिया। अहमद हसन को खाली हाथ वापस आना पड़ा। इस घटना ने अतीक अहमद की बनाई 18 साल की जमीन छीन ली। लोगों के बीच ये परसेप्शन बन गया कि आरोपियों को अतीक अहमद और अशरफ बचा रहे हैं। अतीक अहमद अपने ही लोगों के बीच अपनी लोकप्रियता खो चुके थे और अशरफ घृणा के पात्र बन गए। इस घटना के बाद फिर कभी अतीक अहमद के परिवार का कोई भी शख्स कोई भी चुनाव नहीं जीत पाया। क्षेत्र के लोग मानते हैं कि अतीक अहमद को उन दोनों नाबालिग लड़कियों की आह लग गई। 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो मदरसा कांड की सीबीआई जांच शुरू हुई, लेकिन कुछ दिन बाद ही सीबीआई ने इस घटना को अपने स्तर के अनुरूप न मानते हुए जांच को बंद कर दिया। मायावती सरकार के निर्देश पर अतीक अहमद और अशरफ पर राजूपाल हत्याकांड और मदरसा कांड को लेकर कार्यवाही शुरू हुई और स्पेशल टास्क फोर्स के तत्कालीन आईजी ने अतीक अहमद के ड्रीम प्रोजेक्ट एलिना और अहमद सिटी की जांच करते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए और उन प्रोजेक्ट में बने भवनों को ध्वस्त कर दिया गया। राजूपाल की हत्या के बाद पहली बार 31 दिसंबर 2008 में सांसद अतीक अहमद को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने प्रीतमपुरा के गालिब अपार्टमेंट से गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक और आरोपी और अतीक अहमद के भाई अशरफ को लगभग 2.5 साल की फरारी के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया। आज एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में बताएंगे आपको इससे आगे की कहानी। नमस्कार।